Hello, veterans, viewers, and friends. Good morning. आज मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ मेरे दो प्यारे से जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स पर आधारित है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक तो ये बताना चाहूँगा कि आज बता रहे हैं, कंफर्म किया है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो जैसा भी अपडेट OROP पे आता है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कल मैंने एक्स ग्रुप की 2018 में जो पे क्या होगी वो डाला था और मिनिमम फिटमेंट टेबल में मैंने 70 रुपये जोड़े हुए थे। जो एक्चुअल में जो 50 CPC का जो लोअर एंड था उससे 70 रुपये जुड़ते, तो मैंने जानबूझ कर किया था कि वो उससे ज़्यादा ही होगा, हम यहीं 70 जोड़ देते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज वहाँ पर 90 या 95 रुपये जोड़ने चाहिए थे कि वो भी 1.90 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। इसको ऐसा ही रहने दो, एक आइडिया लेने के लिए था, मैं एक्यूरेट फिगर तो नहीं कह रहा था, आप इसको कर सकते हो। तीसरा, एक कोई सुबेदार क्लर्क साहब ने कहा था और उनका कहना भी सही था कि नॉन MACP और MACP दो अलग अलग कैटेगरी हैं और दोनों में ही फर्क है और दोनों कैटेगरी अलग अलग हुई और उनके वेतन और पेंशन भी अलग अलग होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, यस बिल्कुल आप सही कह रहे हो, दो कैटेगरी हैं लेकिन उनकी रैंक एक ही है और OROP रैंक बेस्ड है, कैटेगरी बेस्ड नहीं है। और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो असर पड़ेगा MACP का 2006 से बाद वालों पर तो कोई पड़ना नहीं है, जो लागू है। और वैसे यदि देखा जाए तो 1996 से ACP का जो कॉन्सेप्ट आया था उन पर भी बहुत कम असर पड़ेगा, क्योंकि यदि वो सर्विस करते करते 6वें वेतन आयोग और 7वें चले गए तो उन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, उनको भी MACP मिल जाएगी। ये फर्क पड़ेगा या तो 2006 से पहले वालों के लिए या 1996 से पहले वालों के लिए। और उनकी यदि स्ट्रेंथ लगाई जाए तो हर साल हमारे 60,000 लगभग जो सैनिक रिटायर होते हैं। तो 1996 से लेकर के और 2018 तक कितने रिटायर हो गए होंगे, तो आप इसको लगाएं तो लगभग 18 और 4 22 साल बैठते हैं और 22 साल में कोई 13 लाख के आसपास सैनिक रिटायर हुए होंगे। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 25,000 से ज़्यादा, यानी 50% पे है। तो 50% पे तो इसका असर पड़ेगा, हमें MACP 2 मिलेगा यदि उसको अलग भी करना चाहते हैं। और फर्क पड़ेगा केवल और केवल उन पर जो MACP से कवर नहीं होते थे। मैंने कल कैलकुलेशन किया था, इसका बहुत बड़ा असर नहीं है, इसका मुश्किल से हार्डली 300 या 400 करोड़ का फर्क पड़ेगा। अब मैं आता हूं मेरे दूसरे व्यूअर के कमेंट पर। बड़ा ही प्यारा सा हृदय स्पर्शी कमेंट किया उन्होंने, और वो जो कहना चाहते थे नाराजी में एक बात तो बोल दी उन्होंने, आगे की बात नहीं बोली, और उस आगे की बात को मैं बोलता हूं और आपको भी लगेगा कि आज मैंने क्या टॉपिक चूज किया है अपने इस वीडियो के लिए। उनका कमेंट था, सब बकवास है। मैंने जो वीडियो बनाया था उनमें उसने कमेंट किया, उसमें मैं कुछ बता रहा था कि किस प्रकार YouTube पर आकर के लोग अपना अपना मत जाहिर करते हैं और OROP की टेबल बताते हैं। मेरे वीडियो में कमेंट दिया था तो स्वाभाविक सी बात मैं भी उसमें शामिल हो गया। लेकिन मैंने उनकी मनोदशा पढ़ी, वो बहुत ही व्यथित थे, बहुत दुखी थे OROP नहीं लागू होने के लिए। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, मेरे पास काफी पॉइंट्स हैं। तो उन्होंने कहा सब बकवास है, आगे की बात नहीं कह पाए, लेकिन मैं आगे जोड़ देता हूं और उसी को जोड़ते हुए मैं आज वीडियो बना रहा हूं। सब बकवास है, OROP 2 का भुगतान ही खास है। सब बकवास है, OROP 2 का भुगतान ही खास है। एक वैलिड नोटिफिकेशन जो 7 नवंबर 2015 को आया था, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है, उसको सरकार को लागू करना था, इवन बिना कोर्ट जाए हुए भी।
क्योंकि नोटिफिकेशन भारत सरकार का निकाला हुआ है। ये कोई चलती हुई वेतन संबंधी प्रक्रिया नहीं है जिसका फाइनलाइजेशन होना है। जैसे वेतन आयोग चलते हैं, उसका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, कर्मचारी शोरगुल मचाते रहते हैं। या बैंकों में होता है 11वां बेस सेटलमेंट, 10वां बेस सेटलमेंट, जब तक वो लागू नहीं होता है तब तक हल्ला मचता रहता है। जैसे ही वो लागू हो जाता है तो उसके बाद वो लागू हो जाता है। लेकिन ये तो हमारा सेटल्ड है नोटिफिकेशन, इसको लागू करने में कोई परेशानी। और इसके बावजूद भी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को वैलिड माना, सही माना और लागू करने के लिए 90 दिन का टाइम दिया, और 90 दिन का टाइम देने के बाद भी ये नहीं लगा पाए। मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि क्या कोई सिविल ऑर्गेनाइजेशन होता या कोई रेलवे फेडरेशन होता या रेलवे कर्मचारियों कोई मुद्दा होता तो क्या आपकी हिम्मत होती कि आपको इस प्रकार लटकाने की? मैं ये समझता हूं कि हमारे सैनिक ने जो कहा था, जो वीर सैनिक ने जो कहा था कि सब बकवास है, और मैं आगे लगाता हूं कि OROP 2 का भुगतान ही खास है। दिन रात मेहनत करके एक सैनिक अपने परिवार को पीछे छोड़ता हुआ कारगिल की पहाड़ियों पर चढ़ता हो, देश के दुश्मनों के बीच में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करता हो, युद्धों में अपना पराक्रम दिखाता हो, उसके लिए एक वेल सेटल्ड, वेल डिफाइंड नोटिफिकेशन लागू करने में निष्क्रियता और ढील बढ़ती जाती हो, तो वो सैनिक तो यही कहेगा, वो वीर सैनिक तो यही कहेगा सब बकवास है। और मैं साथ में ये कहूँगा सिर्फ नोटिफिकेशन लागू करना ही खास है, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक एक शब्द में कहते हैं, सारी जो उद्वेलनाएं वो नहीं कह पाते हैं। और ऐसे शेरदल सैनिकों के लिए जब डेली यूट्यूब पर रंगीन रंगीन कागजों में लपेटकर नई नई OROP की संभावनाएं दिखाई जाती हैं, नए नए कैलकुलेशन दिए जाते हैं, मैं भी शामिल हूं उसमें, क्योंकि उससे मैं व्यथित था। और मैं इस सैनिक को प्रणाम करता हूं क्योंकि इन्होंने मेरे मन की बात कही। तो जब इस प्रकार की बातें की जाती हों तो ये सैनिक तो यही कहेगा कि सब बकवास है। मैं तो साथ में ये कहूँगा कि OROP 2 का भुगतान करना ही खास है। जब रक्षा मंत्री जी ने कमेटी बिठाई, 3 साल से ऊपर हो गया, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। भारत सरकार, MOD, DSW, CGDA, PCDA और अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश करने के बावजूद भी हमारे हक को नहीं देती हैं, हमें परेशान करती हैं, व्यथित करती हैं, हमारी नहीं सुनती हैं। तो वीर सैनिक तो यही कहेगा सब बकवास है। मैं साथ में यही प्रार्थना करूंगा, OROP 2 लागू करना ही या उसका भुगतान करना ही खास है। जब अपने ही लोग OROP के नाम पर किसी राजनीतिक मकसद से जंतर मंतर पर बैठ जाते हों, जंतर मंतर को घेर लेते हों, और जो नोटिफिकेशन लागू होना चाहिए था, वेल सेटल्ड था, उसे ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें, हारने के बावजूद भी हार नहीं माने, रिव्यू पिटीशन से पुनः इसको अटका दिया जाए और रिव्यू पिटीशन डाल दिया जाए, तो व्यथित सैनिक तो यही कहेगा सब बकवास है। हम तो यही कहेंगे OROP 2 को भुगतान करना ही खास है। कल मैंने एक, अब मुझे पता नहीं इंटरव्यू होता है क्या होता है, NDTV पर श्री रवीश कुमार जी के साथ हमारे माननीय मेजर जनरल GD बख्शी का, अब मैं यह वार्तालाप कहूँ या इंटरव्यू क्या कहूँ, थोड़ा सा टाइम का था वो हो रहा था,
और उस पर OROP के बारे में बात चल रही थी। ऐसा लगता था जैसे हमने OROP का मुद्दा सोशल मीडिया पर लाए हैं और वहाँ से पकड़ा हो। जब पूछते पूछते रवीश जी बहुत अच्छा इंटरव्यू ले रहे थे और बख्शी साहब जो अपनी विद्वानता के लिए जाने जाते हैं, अपने साहस के लिए जाते हैं, अपने करेज के लिए जाने जाते हैं और स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे थे। और अंत में उन्होंने रवीश जी ने प्रश्न पूछा कि जिस प्रकार आप OROP के लिए आप बातें कर रहे हो, ये सिविल में भी तो होता होगा, उनको भी चाहिए। तो इसका जवाब शायद अपनी मर्यादा के अनुसार मेजर जनरल GD बख्शी नहीं दे पाए थे। रवीश कुमार जी, मैं आपको उसका जवाब देता हूं और यह जवाब जो मेरा अकेले का नहीं है, 25 लाख से ऊपर जो सैनिक इस देश में रहते हैं, यह उनका जवाब है। पहला जवाब यह है रवीश जी, हां उनको भी पैसे की जरूरत है, OROP उनके लिए भी होनी चाहिए, लेकिन वो सवाल आपको OROP के बीच में नहीं पूछना चाहिए था, वो सैनिकों का नोटिफिकेशन है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जिस सिविल ब्यूरोक्रेट्स ने आपको उकसाया ये प्रश्न पूछने के लिए, आप उनसे कहो कि हमारी 1973 में जो 75% पेंशन को 50% कर दिया गया और इनकी 33% को 50% कर दिया गया, क्या सिविल वाले उन्हें चाहेंगे इसको रिवर्ट करना, 50% की बजाय 33% लेना चाहेंगे? यदि हां तो बताएं। उनकी सर्विस 33 साल की होती है और 33 साल तक उनको मौका दिया जाता है। तो एक नेचुरल सिद्धांत है कि जो व्यक्ति 33 साल सर्विस करेगा उसकी पेंशन 33 साल का आधा करके पेंशन बन जाएगी और इस 33 साल के नियम को वहां लगाना उचित है। लेकिन जिसको पेंशन सर्विस करना 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल या 24-25 साल ही हो और उसकी LPD को आप 33 साल से डिवाइड करके और कितनी साल सर उससे पेंशन निकालते हो, रवीश जी ये आपने नहीं पूछा कभी, ये तो पूछना चाहिए था। क्योंकि जब सैनिक को मिलती ही नहीं है इतनी सेवा करने की वहां पर छूट, तो हमारी पेंशन को 33 से क्यों डिवाइड किया जाता है? और अब तक आप 33 से डिवाइड कर करके हमें नुकसान उठाते रहे और नुकसान देते रहे। अब मैं कुछ खास आपके लिए रवीश जी डालता हूं, आप ये पूछें कि नोटिफिकेशन की बात तो छोड़ो जो OROP का है, ऑनरेडी नायब सूबेदार का मामला सेटल्ड है, उनको पेमेंट के लिए सारी प्रक्रिया हो चुकी हैं, उनका सब कुछ हो चुका है, सब कोर्टों से लेकर के, सरकार से लेकर के, रक्षा मंत्री से लेकर के सबने कह दिया हाँ उनको रेगुलर नायब सूबेदार पेंशन मिलनी चाहिए। रवीश जी आप पूछोगे, कोई भी हमारा सैनिक अधिकारी वहां आता है तो उनसे ये पूछिए कि ऑनरेडी नायब सूबेदार का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, और शायद उनको हो सकता है पता भी नहीं हो, क्यों OROP पे आकर के जितनी ये लंबी लंबी बातें करते हैं शायद इन्हें अपने पे स्केल का पता नहीं है, हमारा तो क्या पता होगा, लेकिन उनसे ये पूछिए कि ऑनरेडी नायब सूबेदार का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा, जो ऑनरेडी लेफ्टिनेंट और कैप्टन हैं उनकी पेंशन कैसे कम हो गई, आप ये भी उनसे पूछिए, वो आते हैं आपके चैनल पर कि उनकी पेंशन कैसे कम हो गई ये नोटिफिकेशन के अलावा। और इन सब बातों के होते हुए भी ये जिस प्रकार की अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज, इनकंसिस्टेंटीज, अब इनको मैं क्या कहूं, तो उसको एक वीर सैनिक तो यही कहेगा सुन करके ये सब बकवास है। हम यही कहेंगे ये जितने भी नोटिफिकेशन है, ऑनरेडी नायब सूबेदार का भुगतान है, जो ऑनरेडी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का जो पेंशन के मामले में अवमूल्यन किया गया है, इसको लागू करें और भुगतान करना ही खास है। इसका समाधान मेरे पास है और ये समाधान ये है कि आज से कुछ दिन पहले 26 जनवरी पर जब उपद्रवियों ने उपद्रव किया था और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, तो योगी सरकार ने कुछ लोगों की फोटो यूपी में बोर्ड पर लगवा दिए थे और उसका कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था। तो मुझे पता नहीं कि मैं
ये बात जो कहूँगा इससे कोर्ट की अवमानना तो नहीं होगी, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। एक सैनिक हूँ, सेना में नौकरी की है और अपनी बात कहना चाहता हूँ। अब या तो मुझे माफ़ करना यदि कोर्ट की अवज्ञा हो रही हो, और यदि मैं इस बात को कह रहा हूँ तो मैं चाहे हाई कोर्ट के जजेज हों, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों, आप इसका संज्ञान लें और हमारे नोटिफिकेशन को लागू करवाएं। भारत सरकार से पूछें कि ये नोटिफिकेशन जो बिल्कुल आपने 7 नवंबर 2015 को निकाला था वो क्यों लागू नहीं हुआ, और ये लोग जो जंतर मंतर पर बैठ करके इस OROP को जो रोक रहे हैं, ये ड्रिल कर रहे हैं, ये राजनीतिक लोग हैं और ये राजनीति के लिए कर रहे हैं सारे के सारा। इन लोगों को दरकिनार करते हुए और इस सैनिक की बात सुनते हुए सब कुछ बकवास है, यदि इसका भुगतान होता है इसी सैनिक के लिए, ये बोलेगा कि सब कुछ खास है, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ खास है, सब कुछ ठीक हुआ। अदरवाइज ये सैनिक तो हमेशा यही सोचेगा सब कुछ बकवास है, और हम यही कहेंगे कि आप भुगतान कीजिए, सब कुछ खास है, सब कुछ खास है, सब कुछ खास है। और मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा, अंत में अधिकतर मैं बोलता नहीं हूं, इसको आप इतने लोगों तक पहुंचाओ, इतने एक्स सर्विसमैन तक पहुंचाइए कि उनको पता चले, हाँ होगा जो देखा जाएगा। हम अपनी बात आकर के सोशल मीडिया पर कहेंगे, यदि हमारे साथ अन्याय होगा तो हम कहेंगे, क्योंकि हम चुप बैठे हुए थे, कोई सुन नहीं रहा था। और मैं आपको बता दूं, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं, जितनी भी बातें मैं पीछे से कहते आ रहा हूं, मेरी साइट पर आर्मर्ड फोर्सेस वेटरन्स एसोसिएशन की साइट पर हमने कम से कम 70-80 लेटर DFW को लिखे हुए, MOD को लिखे हुए, संबंधित विभागों को लिखे हुए, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। सबके सब आराम से सतत तसल्ली से पड़े हुए हैं। और उसके यही नहीं, हम DSW में भी मिले हैं, हम MOD में भी रक्षा मंत्री से मिले हुए हैं, हम आर्मी पे सेल में, जब मैंने जो फर्स्ट OROP के जो फिगर थी, जो उस मनोहर पारिकर साहब जिंदा थे, उस समय कुछ मैंने फिगर्स रखी थी। उसके बाद मेरे को डर लगा कहीं ऐसा न पोल नहीं खुल जाए, हमको बुलाना ही बंद कर दिया। और उसके बाद जो ONGC की गवर्नमेंट जुडिशियल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, वहां भी मैंने सारा का सारा उनको रखा था, पूरा का पूरा। एंड द पर्सन वाज वेरी इन्फ्लुएंस, जो जज साहब थे बहुत इन्फ्लुएंस थे, हमसे कागज भी लिए, लेकिन ONGC की रिपोर्ट आज तक नहीं आई और वो भी वहीं पर सारी पड़ी हुई है। अब मैं इसको यहीं बंद करता हूं और मैं आपको जय हिंद करता हूं। जय हिंद, नमस्कार।